हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यू के पीएससी में। तो आज हम फर्दर आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। हमने क्या करा था कि जो कनिष्क सहायक का एग्ज़ाम था, ठीक है, उसका हमने पहले कितने क्वेश्चन देखे थे? 15 क्वेश्चन देखे थे। तो 15 क्वेश्चन के बाद से अब 40 क्वेश्चन और देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये उत्तराखंड जीएस के मतलब उत्तराखंड के सारे ही क्वेश्चन हैं, तो हम इनको देखेंगे और बड़े डिटेल में देखेंगे कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, हम इसको भी देखेंगे। और कहाँ कहाँ पर आने वाले क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं, बाकी हम ऑप्शंस को भी क्या करेंगे, खोल के देखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सबसे पहले देखते हैं 16वां नंबर का क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हमने पहले भी कर दिए थे, ठीक है। जो इससे पहले लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम इस लेक्चर में कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि डूंगी पैंतोली जो आंदोलन है वो किस चीज़ से संबंधित है? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये बांज के जो वृक्ष थे उससे संबंधित है। तो बांज के वृक्षों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए ये आंदोलन किया गया था। और ये आंदोलन कहाँ पर किया गया था, कौन से राज्य से संबंधित है? तो चमोली राज्य से संबंधित है। 1980 में ये आंदोलन हुआ था। और वन संरक्षण अधिनियम भी कब आया है? 1980 में आया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ठीक है। क्या कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया है? तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया भाई? 1980 में आया है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। अब देखो 17वां क्वेश्चन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन नए वाले पेपर में आया था, मतलब जो आपका पटवारी वाला एग्जाम हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और वहाँ पर क्वेश्चन क्या आया था? वहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया था कि 1974 में जो क्या था सेक्शन 3(1) है ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1961 के तहत उसमें जो नोटिफाइड एरिया थे वो 3 जिलों के नोटिफाइड एरिया को इसमें क्या किया गया था, रखा गया था। कब? 1974 में। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया हुआ था जो नए वाले पेपर में आया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन ही आपकी क्या है, मार्क्स बूस्टर के क्या है की है, ठीक है। एक ऐसी चाबी है जो मार्क्स बूस्ट कराती है अगर आप पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं तो, ठीक है। तो नोटिफाइड एरिया कौन करता है ये जारी? तो ये कौन करता है, ठीक है, ये कौन करता है भाई? अपना एमएचए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब गृह मंत्रालय इसको जारी करता है। अब देखो 17वां क्वेश्चन नंबर था क्या, मतलब ये क्वेश्चन था क्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट है ना, प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट जारी करता है, मतलब इसके बारे में कौन सा सही है, ठीक है। तो इनर लाइन परमिट राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। और जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो थोड़ा इनर लाइन परमिट के बारे में देख लेते हैं। इनर लाइन परमिट होती क्या है? तो ये भारतीय नागरिकों राज्य से बाहर या अन्य जिले के, मतलब जो भी जिले को क्या करा है, इनर लाइन परमिट में शामिल किया गया है। अगर उससे बाहर का कोई जिला भी है, ठीक है, या उससे बाहर का जो राज्य भी है वो भी क्या करता है, वो भी जब वहां पर घूमने जाएगा, वहां पर कहां पर, जो इनर लाइन परमिट जहां पर जिस जिले में क्या हुई है, लागू हुई है, तो वहां से जब वो घूमने जाएंगे तो उनको क्या लेनी पड़ेगी? स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहां से क्या लेनी पड़ेगी? स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। और वो कौन होते हैं? डीएम और एसडीएम यहाँ पर क्या करते हैं? ये सारा काम संभालते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जो यहाँ पर लिखा है ना कि राज्य से बाहर या अन्य जिले, इनको कई बार विदेशी शब्द से भी क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। बट आपको यहाँ पर वो वाला फॉरेन नहीं समझना, भारत से बाहर का जो एरिया है वो फॉरेन नहीं समझना आपको, यहाँ पर फॉरेन, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या समझना है कि जो राज्य से बाहर या अन्य जिलों के भी हैं वहां पर भी उनको क्या बोला जाता है? विदेशी नागरिक बोला जाता है, ठीक है। अब जो इसको कौन जारी करता है? तो इसको स्थानीय प्रशासन की अनुमति से क्या जा सकते हैं, वहां पर घूमने जा सकते हैं। लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट है उसको कौन जारी करता है? तो उसको जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जारी करता है, ठीक है। और ये केवल किन के लिए होता है? फॉरेन नेशनल के लिए होता है, मतलब जो बाहरी देश से आए हुए हैं, ठीक है। जो बाहरी देश से, जैसे माना कि कैसे, कहाँ से आए हूँ, नेपाल से आए हूँ, है ना, बाकी का श्रीलंका से आए हो, अमेरिका से आए हो, फ्रांस से आए हो, तो उनके लिए क्या आएगा? रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट इश्यू कौन करता है? तो गृह मंत्रालय करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बाकी जो गृह मंत्रालय है उसने 1974 में जो सेक्शन नंबर 3(1) है उसको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के एक्ट जो 1961 है, देखो ये भी कई बार आ सकता है पेपर में, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन से 3 जिलों के नोटिफाइड एरिया को इसमें शामिल किया गया? तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्या था, क्वेश्चन था आपके पास, ठीक। फिर 18वां क्वेश्चन क्या है? 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? देखो ये हम
हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और बेदनी बुग्याल, और यहाँ पर बुग्याल से संबंधित 3 क्वेश्चन आए हुए थे इसी पेपर में, ठीक है। तो आपको थोड़ा डिटेल में इसको क्या करना है, अपने नॉलेज को एक्वायर करना है। बेदनी बुग्याल कहाँ पर है भाई, चमोली में है, ठीक है। दयारा बुग्याल कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। और यहाँ पर क्या कर खेली जाती है, अंडूड़ी, जो अंडूड़ी उत्सव है वो खेला जाता है, मक्खन की होली खेला जाता है, ठीक है। दयारा बुग्याल को जो मानचित्र पे लाई थी वो कौन लाए थे, तो चंद्रप्रभा एतवाल जी लाए थे, ठीक है, वो लाई थी, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। फिर कुश कल्याण बुग्याल कहाँ पर है, तो ये टिहरी में है, ठीक है, उत्तरकाशी की सीमा पर है कुश कल्याण बुग्याल, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी जो दूधातोली पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पर है, कितने राज्यों में, कितने जिलों में है, तो पौड़ी में है, चमोली में है और अल्मोड़ा में है, ठीक है। ये 3 जिलों में है क्या, दूधातोली पर्वत श्रेणी है, ठीक है। यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी 5 नदियाँ दूधातोली पर्वत श्रेणी से निकलती है, और ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर जो 19वां क्वेश्चन है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि प्रायः किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए, ठीक है। किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है, इसका आंसर चौफला है भाई, चौफला। चौफला क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो चौफला के लिए एक तो क्या चाहिए, सम संख्या में चाहिए, मतलब सम संख्या में क्या चाहिए, नर्तक और नर्तकी चाहिए। मतलब अगर 2 पुरुष हैं, ठीक है, 2 कौन है, मेल है, तो 2 ही क्या चाहिए, फीमेल चाहिए, 2 मेल चाहिए और 2 फीमेल चाहिए, ठीक है। मतलब क्या चाहिए, ये सम संख्या में चाहिए, ठीक है। अब ये एक ऐसा नृत्य है ना जिसमें कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता, ठीक है। इसमें थोड़ा सा याद रखना कि जो चौफला नृत्य है उसमें कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता, ठीक है। और वहाँ पर जो वाद्य यंत्र का काम करते हैं वो क्या करती है, तालियां और पैरों की जो थाप होती है वो वहाँ पर क्या करती है, वाद्य यंत्र का काम करती है, ठीक। तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। बाकी आपको मुझे ये बताना है कि चौफला नृत्य कौन से जिले में बड़ा फेमस है, ठीक है। ये आपको कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी जो रम्माण है, रम्माण चमोली में मनाया जाता है, मुखोटा नृत्य भी कहते हैं इसको, ठीक है। और 2009 में क्या हुआ है, यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ ह्यूमैनिटी में इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। एक रम्माण को किया गया है शामिल, एक पौड़ी की रामलीला को किया गया है शामिल, ठीक है, पौड़ी की रामलीला को शामिल किया गया है, ठीक है। तो आपको ये भी क्या करना है, थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 19वां क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पास दोबारा आ सकता है, ठीक है। फिर 20वां क्वेश्चन, एक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। देखो कैप्टन कोटले हैं, ठीक है, ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्ट है, ठीक है। कोटले ने कौन कौन सी जो नहरें बनाई है, देखो आपने ऊपरी रामगंगा नहर का नाम सुना होगा ना, तो वहाँ पर निर्माण का कार्य किन्होंने कराया है, निर्माण का कार्य किन्होंने कराया है, तो वो किन्होंने कराया है, वहाँ पर कोटले ने कराया है। ये बड़ा ही फेमस है, ठीक है। ये जब भी आप जिला सीरीज पढ़ोगे उत्तराखंड में तो वहाँ पर ये फैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इन्होंने राजपुर नहर का निर्माण करवाया है, कलंगा नहर का भी निर्माण करवाया है। ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, देहरादून में, ठीक है, कहाँ पर है, देहरादून में, ठीक। तो आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना है। बाकी जो कर्नल यंग है, ठीक है, और FJ शोर है, ठीक है, ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये बीजापुर कैनाल है ना, ये जो बीजापुर कैनाल है ये कहाँ पर है, टोंस नदी में है, ठीक है, कहाँ पर है, टोंस नदी में है। और इसका निर्माण कब हुआ था, 1837 से 1839 के बीच में हुआ था। तो बीजापुर नहर से जितने भी फैक्ट्स हो सकते थे या कैप्टन कोटले से जितने भी फैक्ट हो सकते थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ ये देख लेते हैं कि जो कर्नल यंग है और FJ शोर हैं, ठीक है, इन्होंने एक चीज़ करवाया था, इन्होंने क्या कराया था, मसूरी शहर की स्थापना करवाई थी, ठीक है। इन्होंने क्या कराई थी, मसूरी शहर की स्थापना करवाई थी, इन दोनों ने करवाई थी, ठीक है। मसूरी शहर की स्थापना किसने कराई थी, कैप्टन यंग ने कर्नल यंग ने कराई थी और FJ शोर ने कराई थी, ठीक है। एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट हो गई। फिर जो कर्नल यंग है उन्होंने क्या करा था, सिरमौर बटालियन की स्थापना करी थी, कहाँ पर, देहरादून में करी थी। क्या करी थी, सिरमौर बटालियन की स्थापना करी थी, कहाँ पर करी थी, देहरादून में करी थी। और बाद में इसी को क्या बना दिया गया, गोरखा राइफल बना दिया गया, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर दून घाटी में जो पोटैटो मतलब जो क्या हुई थी, आलू की खेती हुई थी, दून घाटी में जो आलू की खेती करवाई थी वो भी किसने करवाई थी, तो कर्नल यंग ने करवाई थी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जो कर्नल यंग है, चाहे वो कर्नल यंग और शोर हैं, इन्होंने मसूरी शहर की स्थापना कराई। फिर कर्नल यंग भी क्या है, बड़े ही एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। दून घाटी में जो क्या है, आलू की खेती का कल्टीवेशन करवाया है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सिरमौर बटालियन की स्थापना करी है, ठीक है, बाद में गोरखा राइफल बनी है। बाकी ये जो कैप्टन कोटले थे, ऊपरी गंगा नहर हो गया, राजपुर नहर हो गया, कलंगा नहर हो गया, और जो ये जो बीजापुर कैनाल है वो कहाँ पर है, टोंस नदी में है। ये सारे फैक्ट्स आपको रट गए होंगे, ठीक है।
बाकी दो दो बार मेरा रिपीट करने का मतलब यही है कि आपको ये सारी चीज़ें क्या हो जाए, रट जाए, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है कि चीनी यात्री वेनसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा को ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है, उसकी जो ऐतिहासिक यात्रा है उसमें कोई भी संदर्भ नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या था, ए था इसका आंसर। मकरपुर के बारे में कोई भी जानकारी हमको कहाँ से नहीं मिलती, वेनसांग से नहीं मिलती, ठीक है। अब वेनसांग कब आता है, वेनसांग आता है हर्षवर्धन के काल में, ठीक है। हर्षवर्धन के काल में 7वीं ईस्वी में यह कहाँ पर आता है, भारत में आता है, ठीक है। अब जो इसका वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है, उस यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, सीयू की, ठीक है, क्या है, सीयू की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, ये सबसे पहले कहाँ पर आता है, मायापुर में आता है। और मायापुर को ये क्या लिखता है, मो यू लो, क्या लिखता है, मो यू लो, और इसको ही क्या बोलते हैं, वर्तमान में हरिद्वार कहते हैं, ठीक है। ये हरिद्वार में कब आता है, तो 634 ईस्वी में आता है, ठीक है, 634 सन में आता है, ठीक है। ये कहाँ पर आता है, मायापुर हरिद्वार में आता है और इसको क्या बोलता है, मो यू लो कहता है। फिर ये क्या करता है कि ये इसकी जो यात्रा वृत्तांत है सीयू की में, उसमें ब्रह्मपुर का भी नाम मिलता है और उसमें ब्रह्मपुर का नाम क्या मिलता है, पोलोही मोपुलो, ठीक है, ये नाम मिलता है। और ये वर्तमान क्षेत्र कौन सा है, गढ़वाल और कुमाऊं का क्षेत्र ही क्या है, ब्रह्मपुर है, ठीक है। फिर मदावर भी इसकी जो यात्रा वृत्तांत है सीयू की उसमें मिलता है और इसको क्या लिखता है, ये मोटी पुलो, ठीक है, मोटी पुलो लिखता है। और ये जो वर्तमान में क्या है, बिजनौर शहर है, जो उसका बिजनौर का मंडवार क्षेत्र है उसको ये क्या कहता है, मदावर कहता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वेनसांग के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि वेनसांग भारत में कितने समय तक रुका था, भारत में कितने समय तक रुका था ये, ठीक है, कितने समय तक ये क्या हुआ था, रुका था, ठीक है। ये आपको मुझे कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में कभी भी कुछ भी यहाँ पर क्या आ सकता है, आगे वाले पेपर में फैक्ट आ सकता है आपके पास, ठीक है। बाकी इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी ये है कि ये गंगा नदी को क्या कहता है, महाभद्रा कहता है, कौन, ये वेनसांग। और अलकनंदा नदी को क्या कहता है, हिरण्य कहता है। तो ये भी आपको दोनों के दोनों याद रखने, ठीक है। गंगा नदी को क्या कहता है, महाभद्रा कहता है, और अलकनंदा नदी को क्या कहता है, हिरण्य कहता है, ठीक है। अब बाकी 22वां क्वेश्चन है, बैठकी होली की मुख्यतः प्रसिद्ध है। देखो बैठकी होली एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट होली है जो कुमाऊं क्षेत्र में बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये, ठीक है। और यहाँ पर 3 प्रकार की होलियाँ खेली जाती है। जब मैं आपको डीएनए करा रहा था ना, जब होली वाला सीजन था, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। होली शायद मार्च कब थी, मार्च 5, 6, 7 के आसपास थी, ठीक है। उस टाइम पे ये न्यूज़पेपर में आया था और मैंने आपको तीनों होलियों के बारे में डिटेल में बताया था। इसका मतलब क्या है, डीएनए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, स्टैटिक के लिए भी क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। भले वो आजकल नहीं आ पा रहा है क्योंकि लगातार क्या आ रहा है, एक तो आर्थिक सर्वेक्षण आ रहा है और क्या आ रहा है आपके लिए, PYQ सीरीज आ रही है। और मैं आपको एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा कि जो कल का जो आर्थिक सर्वेक्षण था, जिसका जो क्या था, दूसरा पार्ट था, उसमें उसको बहुत कम लोगों ने देखा। क्यों भाई, क्या आपको सच में आर्थिक सर्वेक्षण की ज़रूरत नहीं है क्या, नहीं है तो फिर मैं आगे के जो 3 पार्ट और हैं उसको नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, या मन ऊब गया है इतना डिटेल में आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ के, ठीक है। तो थोड़ा मुझे यहाँ कहाँ पर बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि फिर हम फर्दर और कुछ उसमें क्या करें, इंक्लूड कर पाएँ, ठीक है, उस टाइम पर। तो जो बैठकी होली है ये कहाँ पर होती है, मुख्यतः अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ में होती है। और ये क्या होती है, जो बैठकी होली होती है, ठीक है, ये बसंत पंचमी के दिन शुरू होती है। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है, ये क्या होती है, बसंत पंचमी के दिन शुरू होती है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें शास्त्रीय संगीत होता है, ठीक है, इसमें शास्त्रीय संगीत होता है और कुछ राग बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपके फर्दर आगे वाले पेपर में आ सकते हैं। तो इसमें क्या आता है, राग श्याम कल्याण, एक तो ये है इंपॉर्टेंट राग है। दूसरी है राग खमाज, ठीक है, और राग पीलू, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है, राग हैं जो कि बैठकी होली में गाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि आध्यात्मिक और भक्ति के गीत गाए जाते हैं, जैसे शिव, कृष्ण और राम की भक्ति के गीत गाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट होली है। इसमें मतलब रंगों का यूज़ नहीं होता, रंगों के अलावा यहाँ पर क्या होता है, शास्त्रीय संगीत खूब गाया जाता है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बैठकी होली आपको पता चल गई। दूसरी है खड़ी होली। खड़ी होली क्या होती है कि पारंपरिक सफ़ेद कपड़ों में ये होली खेली जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुमाऊं लोक संगीत का इसमें प्रभाव देखने को मिलता है और यहाँ पर खूब क्या होता है, नाच गाना जो भी होता है वो होता है खड़ी होली में, ठीक है। ये हो गया। तीसरी है महिला होली, और ये क्या होता है, लगभग महिलाओं द्वारा आयोजन किया जाता है इसमें, ठीक है। और ये जैसे बैठकी होली होती है ना, लगभग वैसे ही खेली जाती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको बैठकी होली, खड़ी होली, महिला होली, ठीक है, और इनके बारे में पूरी जानकारी पता चल गई होगी, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किससे संबंधित है, गोरखाकालीन कर से संबंधित है। क्या है, गोरखाकालीन कर से संबंधित है, ठीक है। पुंगाड़ी,
तिमारी और मिझारी, ठीक है। ये तीनों ही कर क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो पुंगाड़ी कर है ये क्या लिया जाता था, भूमि कर था ये, ठीक है। पुंगाड़ी क्या था, भूमि कर था, ठीक है। पुंगाड़ी क्या था, एक भूमि कर था। और ये क्या था, उस टाइम का गोरखाकालीन जो टैक्स था उसमें क्या था, भूमि कर का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, भूमि कर था, ठीक है। कर का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, भूमि कर था। फिर है तिमारी। तिमारी क्या था, कर्मचारियों के लिए जनता से कर लिया जाता था उनके वेतन और भत्ते के लिए। किनके वेतन और भत्ते के लिए, कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के लिए किनसे कर लिया जाता था, तो जनता से कर लिया जाता था। तीसरा है मिजारी। मिजारी कर किससे लिया जाता था, शिल्पकारों से लिया जाता था, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, गोरखाकालीन कर है। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी कर है जो आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है कुसई नामक कर। कुसई नामक कर किससे लिया जाता था, ब्राह्मणों से लिया जाता था। आपको पता होगा ना कि चंद काल में क्या हो गया था, ब्राह्मणों से कर समाप्त कर दिया गया था। लेकिन क्या हो गया था, फिर गोरखा आए थे और गोरखाओं ने फिर ब्राह्मणों पर क्या लगाया था, कुसई नामक कर लगाया था। और कुसई नामक कर किसने लगाया था, बमशाह ने लगाया था, ठीक है। ये शायद आपको याद होगा, ठीक है। फिर है सांगा। सांगा क्या है, कर है। तो ये जो सांगा कर है वो कैसा कर है, तो नदियों पर बने जो अस्थायी पुल को पार करने के लिए क्या लिया जाता था, सांगा कर लिया जाता था। फिर है सलामी कर। सलामी कर क्या है कि अधिकारियों के नजराने को दिया जाने वाला कर था। ये अधिकारियों के जो नजराने हैं या उनसे मिलने के लिए दिया जाने वाला कर क्या था, सलामी कर था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि कुसई नामक कर, सांगा कर, सलामी कर आपको क्या हो गया होगा, पता हो गया होगा, ठीक है। फिर मांगा कर। मांगा कर कब लिया जाता था, जब युद्ध या आपात की स्थिति होती थी तब क्या लिया जाता था, मांगा कर लिया जाता था, ठीक है। फिर है एक बहता कर। बहता कर क्या होता था, छिपाई हुई संपत्ति पर लगने वाला कर क्या था, बहता कर था। तो ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कर है, कौन, बहता कर। और ये बहता कर कब लिया जाता था, छिपाई हुई संपत्ति हो उस पर लगने वाला कर क्या था, बहता कर था, ठीक है। तो ये भी मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी आप गोरखाकालीन कर को बड़े डिटेल में पढ़ना अपनी बुक से, जो भी आपके पास क्या है बुक है आपकी, वहाँ से क्या करना, आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर जो 24वां क्वेश्चन है यहाँ पर है कि निम्न में से कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत है। कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत है, ठीक है। वो क्या है, छपेली गीत है। क्या है, छपेली गीत है, ठीक है। तो जो छपेली गीत है वो क्या है, श्रृंगार रस पर आधारित एक गीत है, ठीक है। दूसरा है ये युगल में किया जाता है, मतलब इसको क्या करते हैं, कपल करते हैं, ठीक है, कपल करते हैं। जो युगल होता है उसके एक हाथ में क्या होता है, रुमाल होता है और दूसरे हाथ में क्या होता है, दर्पण होता है। और ये इसी से क्या करते हैं, ये एक्सप्रेशन करते हैं। तो ये जो छपेली है ये क्या है, एक श्रृंगार रस गीत है, ठीक है। यहीं से होता है, इनमें इन रुमाल और दर्पण से क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र यूज होता है वो क्या होता है, हुड़का और मंजीरा इसमें यूज होता है, ठीक है। ये हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर है हारुल। हारुल नामक जो नृत्य है वो जौनसार वाले एरिया में होता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र यूज होता है ना, उसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है, तो रमतुला वाद्य यंत्र इसमें यूज होता है। क्यों, क्योंकि जो रमतुला वाद्य यंत्र की जो धुन पर क्या होता है, पांडवों की जीवन पर आधारित है ये, ठीक है। जो रमतुला वाद्य यंत्र है वो किस पर आधारित है, तो पांडवों के जीवन पर आधारित है, ठीक है। फिर रांसो जो नृत्य है वो क्या है, वीर रस या पौराणिक कथाओं पर आधारित है, ठीक है। जो रांसो नृत्य है वो किस चीज पर आधारित है, वीर रस और पौराणिक कथाओं पर आधारित है, ठीक है। ये तो हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एक क्या बचता है, छोपती बचता है, ठीक है, छोपती बचता है। तो छोपती भी क्या है कि युगल गीत है और ये भी क्या है, श्रृंगार लोक नृत्य है, ठीक है। ये क्या है, श्रृंगारिक लोक नृत्य है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि जो ये चारों ऑप्शन थे ये तो आपको पता चल गए होंगे, लेकिन कुछ और भी नृत्य हैं, जैसे छोलिया नृत्य है, ठीक है। जैसे क्या है, छोलिया नृत्य है, ये कुमाऊं क्षेत्र में होता है। ये क्या है, ये एक युद्ध शैली वाला क्या है, नृत्य है, जहाँ पर क्या होता है, एक हाथ पे तलवार होती है, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। छोलिया नृत्य एक बड़ा इंपॉर्टेंट नृत्य है। फिर एक झोड़ा नृत्य है। झोड़ा नृत्य भी कहाँ पर होता है, कुमाऊं में होता है, ठीक है। और ये भी क्या होता है, ग्रुप में होता है, सामूहिक रूप से होता है ये, ठीक है, समूह में होता है ये, ठीक है, ग्रुप में होता है, ठीक है, ग्रुप में होता है ये। और ये मौसमी बदलाव के टाइम पे होता है ये झोड़ा नृत्य, ठीक है। फिर चांचरी नृत्य। चांचरी नृत्य बागेश्वर के दानपुर क्षेत्र में होता है, जिसको दानपुर या चांचरी भी कहते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये इंपॉर्टेंट नृत्य हैं ये आपको पता चल गए होंगे, ठीक है। बड़े डिटेल में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, कम टाइम में डिटेल में बताने की कोशिश करी है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। फिर 25वां क्वेश्चन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो घटनाएं हुई हैं उसको क्या करना था, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था, ठीक है। तो देखो, अब आरोही क्रम में तो आप व्यवस्थित कर लेना, लेकिन मैं आपको क्या बता देता हूँ, इन घटनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है।
पहला है बाटा घाट कांड। तो बाटा घाट कांड कहाँ पर हुआ था? मसूरी के पास हुआ था। और कब हुआ था? 15 सितंबर 1994 में हुआ था। ठीक है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि बाटा घाट कांड कहाँ पर हुआ था। तो मसूरी के पास हुआ था। और कब हुआ था? 15 सितंबर 1994 में हुआ था। ठीक है, एक ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। फिर जो मसूरी गोली कांड है ये कब हुआ था? 2 सितंबर 1994 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, जो डीएसपी उमाकांत त्रिपाठी है, इनकी मृत्यु हो गई थी। और दो बड़ी फेमस महिलाओं की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। क्या? हंसा धनाई और बेलमती चौहान की यहाँ पर क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? ये हुआ था 1 सितंबर 1994 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 में हुआ था। और 1 सितंबर को ये क्या मनाते हैं? उत्तराखंड में ब्लैक डे भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ब्लैक डे भी मनाते हैं। ठीक है, ये कांड की वजह से मनाते हैं। ठीक है, जो ये खटीमा गोली कांड हुआ था। फिर जो रामपुर तिराही कांड है ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। ठीक है, तो ये तो सारे के सारे क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? कांड है। ठीक है, थोड़ा मुझे आप क्या बताना कमेंट सेक्शन में, रामपुर तिराही कांड के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना, खटीमा कांड के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना। ठीक है, और मसूरी गोली कांड के बारे में भी क्या बताना, थोड़ा डिटेल में कहाँ पर बताना, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, फिर एक कांड और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है श्रीनगर का, वो क्या है? श्री यंत्र टापू कांड है। ये कब हुआ था? 10 नवंबर 1995 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? गढ़वाल की उस टाइम पे, सॉरी गढ़वाल की राजधानी नहीं, श्रीनगर गढ़वाल में हुआ था। और यहाँ पर 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट कांड, मतलब जो ये इम्पोर्टेंट क्या है? गोली कांड है, बोलोगे आप, या ठीक है, यहाँ पर क्या जो उत्तराखंड के लोगों को सप्रेस करने वाली बात है ये की गई थी। ठीक है, चाहे वो अंग्रेज हो या चाहे फिर वो क्या हो, उस टाइम की सरकारें हों। ठीक है, तो उस उनके द्वारा की गई थी। अंग्रेज तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन क्या है, उस टाइम की सरकारें हैं, उनके खिलाफ क्या है? ये आंदोलन है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो गोली कांड है इनके बारे में आप मुझे थोड़ा थोड़ा डिटेल में कहाँ पर बताओगे? कमेंट सेक्शन में बताओगे। बाकी सारे ही क्या है? बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। फिर जो 26वां क्वेश्चन है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था भाई? कल्याण चंद ने नहीं लिया था, क्योंकि कल्याण चंद क्या था? लगभग अंग्रेजों के नीचे ही क्या करता था? काम करता था। ठीक है, पहली चीज तो ये है इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर यहाँ पर देखो श्रीदेव सुमन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, श्रीदेव सुमन जी के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या करा था कि टिहरी राजशाही के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। और 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की क्या करी थी? इन्होंने स्थापना करी थी। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, फिर 84 दिनों की इन्होंने क्या करी थी? भूख हड़ताल करी थी। और 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हो गए थे। कहाँ पर? जेल में। ठीक है, जेल में ये क्या हो रहे थे? भूख हड़ताल, मतलब भूख हड़ताल पे बैठे थे। और उसके बाद क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। कब? 25 जुलाई 1944 में क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ठीक है, अब देखो एक ये 2 नाम है, ये 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या है? नागेंद्र सकलानी और मोलू भंडारी। ठीक है, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या हो रहा था कि जो उस टाइम पे यहाँ का जो टिहरी रियासत का जो भी राजा था वो क्या नहीं कर रहा था? अपने को भारतीय संघ में मर्ज नहीं कर रहा था। ठीक है, मतलब मिला नहीं रहा था। ठीक है, और क्या कर रहा था? तो उसके खिलाफ क्या हुई थी? नागेंद्र सकलानी और मोलू भंडारी ने क्या करी थी? जन विद्रोह किया था। तो जनवरी 1948 में कीर्तिनगर में एक बड़ा जन विद्रोह कराया था इन दोनों ने। ठीक है, इन दोनों ने क्या करा था? 1948 में एक कीर्तिनगर में एक बड़ा जन विद्रोह कराया था, जिसमें क्या हुआ था? 11 जनवरी को क्या किया था? रियासत की जो पुलिस थी उन्होंने गोलाबारी करी थी। और ये दोनों के दोनों इसमें क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा था? जैसे आग में घी डालने का काम होता है ना, वैसे इन दोनों ने करा था। ठीक है, तो क्या हो गया फिर? 1 अगस्त 1949 को क्या हो गया? भारतीय संघ में विलय हो गया। कौन? टिहरी रियासत। टिहरी रियासत क्या हो गया था? भारतीय संघ में कब विलय हो गया था भाई? 1 अगस्त 1949 में विलय हो गया था। ठीक है, तो ये दोनों ही नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके आने वाले कभी भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब जो अगला क्वेश्चन है 27वां नंबर का क्वेश्चन है, ये अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, सीधे सीधे क्या है? करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन हमें भी इनके बारे में अभी भी क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो तान्या कोटनाला का संबंध क्या है? भूली डिजिटल स्टूडियो से है। ठीक है, ये क्या है? एक इलस्ट्रेट और डिजाइनर है। जैसे एडोबी एक्रोबैट आपने सॉफ्टवेयर सुना होगा ना, एडोबी सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा, वहाँ पर जो क्या बनते हैं? डिज़ाइन बनते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेट उन्हें ही कहते हैं। ठीक, तो ये क्या है? इन्होंने क्या करा है? भूली डिजिटल स्टूडियो खोला है। कहाँ पर? तो किन्होंने खोला है? सॉरी, तान्या कोडलाना ने खोला है। ठीक है, दूसरी है शशि बहुगुणा, और शशि बहुगुणा का संबंध किसे है? नमक वाली ब्रांड से संबंधित है। ठीक है, पिस्यूल लूण इनका क्या है?
बिकता है, मतलब ये कहाँ पर बिकता है, ये बाजारों में बिकता है, ठीक है। फिर मीनाक्षी खाती का संबंध क्या है, द एपर्ण प्रोजेक्ट से इनका संबंध है, ठीक है। और फिर शिखा प्रकाश का संबंध किससे है, तो वैली कल्चर इंडिया से, और ये क्या है, शिखा प्रकाश वैली कल्चर ऑफ इंडिया की क्या है, को फाउंडर भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी बसंती बिष्ट का संबंध किससे है, तो जागर गायिका से संबंधित है ये, और इनको पद्मश्री मिला था। इनको पद्मश्री कब मिला था, ये आपने कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। फिर माधुरी बर्तवाल, ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो आपके पेपर में कभी भी आ सकती हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक महिला संगीतकार है, और इनको क्या मिला था, लोक कला के लिए इनको पद्मश्री मिला था। ये भी आपने कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनको जो पद्मश्री मिला था ये कब मिला था, किनको, माधुरी बर्तवाल जी को, ठीक है। तो ये क्या है, हो गई इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। फिर जो 28वां क्वेश्चन है, ये भी अगेन क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ठीक है। कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है, ये बेंगलुरु कर्नाटका में इसके क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। और ये कब बना था, तो ये कब बना था, 1967 में बना था। कौन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ये कब बना था, 1967 में बना था। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, IIP, ठीक है। IIP कहाँ पर है, देहरादून के मौखमपुर में है, ये तो आपको पता होगा। और ये कब बना था, 1960 में बना था। कब बना था भाई, 1960 में बना था। 1960 में BRO भी बना था, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन भी बनी थी, ठीक है, 1960 में, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। आपको जरा मुझे बताना है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना कब हुई थी, ये आपने कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है। ये भी कहाँ पर है, देहरादून में इसका क्या है, मुख्यालय, और ये कब बना था, 1966 में बना था। फिर सेंट्रल बिल्डिंग फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, ये रुड़की में है, और ये कब बना था, जब हमारा देश क्या होता था, आज़ाद हुआ था, 1947 में बना था, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे सर्वे ऑफ इंडिया, ये मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, एक बार हमने ये DNM भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था, 1767 में बना था। कब बना था, 1767 में बना था, ठीक है। यह भारत का सबसे पुराना क्या है, ये एक वैज्ञानिक विभाग है। और ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तब क्या हो गया था, ये 1942 में देहरादून में शिफ्ट हो गया था, ठीक है। जब क्लाइव क्या था जब गवर्नर था उस टाइम पे क्या कहाँ पर था इसका हेडक्वार्टर, तो कलकत्ता में था, ठीक है। और इसका जो प्रथम सर्वेयर जनरल था वो कौन था, जेम्स रेनेल था। कब था, 1967 में, जो इसका पहला क्या था, सर्वेयर जनरल था। और इसी को क्या कहते हैं, भारतीय भूगोल का पिता कहते हैं। भारतीय भूगोल का पिता किसे कहते हैं, जेम्स रेनेल को कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर FRI भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। FRI भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। FRI की स्थापना कब हुई थी, 1906 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। कई बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है। लबासना कहाँ पर है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहाँ पर है, मसूरी में है। और ये कब बनी थी, 1959 में बनी थी। आप जरा मुझे बताना सिविल सर्विसेज डे कब मनाते हैं, सिविल सर्विसेज डे कब मनाते हैं, ये आपने कहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। फिर WII है, ठीक है, वर्ल्ड, हाँ वही है, WII की फुल फॉर्म बताना जरा, मैं थोड़ा सा क्या हो रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें, ठीक है। ये कहाँ पर है, देहरादून में है। और ये कब बना था, 1982 में बना था, ठीक है। थोड़ा सा इसकी फुल फॉर्म बताना कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। ये भी एक क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब है 29वां क्वेश्चन क्या है कि नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किन जनपदों में स्थित है। देखो नंधौर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, नैनीताल और चंपावत में है। कहाँ पर है, नैनीताल और चंपावत में है, ठीक है। और जो नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ये कौन सी नदी के नाम पे इसका नाम पड़ा है, तो नंधौर नदी के नाम पर पड़ा है। और शारदा की क्या है, एक सहायक नदी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको मुझे बताना है कि उत्तराखंड में वर्तमान में क्या है, कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, तो कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, 7 है, ठीक है। अब आपको मुझे सातों के बारे में कहाँ बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी जो नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कब बना था, 2012 में बना था, ठीक है। तो सातों के सातों वन्यजीव अभ्यारण्य कब बने थे, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में कहाँ पर बताना है आपको, कमेंट सेक्शन में बताना है। देखो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार नंदौर आया, अगली बार पता नहीं कौन सा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो 30वां क्वेश्चन किससे संबंधित है, आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित है। ये उस टाइम के आर्थिक सर्वेक्षण की बात करी होगी, ठीक है। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको क्या कर लेंगे, स्किप कर लेंगे। अब देखो 31 वाला 31वें नंबर का क्वेश्चन अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
ये क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की थी, किसने करी थी? तो यशोधर मठपाल जी ने करी थी, ठीक है। और यशोधर मठपाल जी क्या थे? एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातात्विकविद थे, ठीक है। ये इनके बारे में आपने इतिहास में खूब पढ़ा होगा, ठीक है। खुटानी में खुटानी नैनीताल में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी किसके? लोक संस्कृति संग्रहालय की। कब हुई थी? 1983 में हुई थी, ठीक है। जो यशोधर मठपाल है उन्होंने उत्तराखंड में और भीमबेटका के शैलाश्रयों की के लिए क्या इनको जाना जाता है, और इसी में इनको क्या मिली थी? काफ़ी इन्होंने यहाँ पर खोजें भी करी थी। बाकी इनको 2006 में क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर शेखर पाठक, ये इंपॉर्टेंट है। इस शेखर पाठक ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, ठीक है। ये आपको कहाँ पर बतानी है? कमेंट सेक्शन में बतानी है। लेकिन इन्होंने एक इंपॉर्टेंट संस्था की स्थापना करी थी, पहर, ठीक है, पहर। तो पीपुल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्या है? संस्था है, ठीक है, पहर। ये आपको याद होनी चाहिए, पीपुल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर है कि यहाँ पर क्या है? अस्कोट से अराकोट अभियान 10 सालों में होने वाली क्या थी? पद यात्रा थी, और ये किसने चलाई थी? शेखर पाठक जी ने चलाई थी, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है? इंपॉर्टेंट है। 32वां क्वेश्चन, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है। और उत्तराखंड में चाहे वो यूकेपीएससी का पेपर हो, चाहे यूके SSSC का पेपर हो, ठीक है, आपके लिए आर्ट एंड कल्चर बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्या है? विषय है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर एक क्या है? इंपॉर्टेंट विषय है। तो आपको ऐसे चीज़ों को भी याद करते हुए चलना है। जैसे देखो यहाँ पर भगोरा वाद्य यंत्र के बारे में है कि भगोरा ये वाद्य यंत्र तांबे से बना होता है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता के आह्वान के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। देखो एक दो चीज़ें भंकोरा के बारे में याद रखना कि एक तो ये तांबे से बना होता है, पूर्ण रूप से ये तांबे से बना होता है, और ये क्या है? एक सुसिर वाद्य यंत्र है, ठीक है। क्या है? एक सुसिर वाद्य यंत्र है। जैसे मसकबीन हो गया, रणसिंगा हो गया, तुरई हो गया, मोचंग हो गया, ये भी क्या है? सुसिर वाद्य यंत्र है। अब जो इसमें दूसरा स्टेटमेंट है, ये कहता है कि भंकोरा को युद्ध के अवसर पर सूचना हेतु बजाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सूचना हेतु नहीं, बल्कि धार्मिक एवं मांगलिक कार्य हेतु ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो थोड़ा सा आपको इनके बारे में भी क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? केवल ये ऑप्शन सही था यहाँ पर, ठीक। अब देखो 33वां क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपके आदि ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर है देवी धुरा की जो समाधियाँ थी ये कहाँ से मिली हैं? चंपावत से मिली हैं। एक तो आपको ये क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, ठीक है। अब जो ये देवी धुरा की समाधियाँ मिली है चंपावत से, ये महापाषाणकालीन समाधान है, और 1856 में खोजे गए हैं। किन के द्वारा? हेनवुड के द्वारा खोजे गए हैं। किन के द्वारा? हेनवुड के द्वारा खोजे गए हैं, ठीक है। हेनवुड के द्वारा ये खोजे गए हैं। दूसरा है हुडली शैल चित्र है। हुडली शैल चित्र कहाँ से मिले हैं भाई? हुडली शैल चित्र कहाँ से मिले हैं? उत्तरकाशी से मिले हैं। हुडली शैल चित्रों की विशेषता क्या थी कि ये सारे के सारे कहते हैं नीले रंग में थे, नीले रंग में थे, ठीक है। और कहाँ से? उत्तरकाशी के कमल घाटी से ये प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फिर है लखुडियार ऑब्वियस सी बात है, ये अल्मोड़ा से मिले थे, ठीक है। और 1968 में इनको किसने खोजा था? तो MP जोशी ने खोजा था, ठीक है। और ये क्या मिले हैं? अल्मोड़ा के बाड़ा छीने के पास सुयाल नदी के तट पर मिले हैं। और यहाँ से क्या मिला है? देखो ग्रुप डांस मिला है। यहाँ से क्या मिला है? ग्रुप डांस मिला है। ग्रुप डांस के यहाँ पर प्रमाण मिले हैं, ठीक है। मतलब प्रमाण मतलब चित्र मिले हैं, बेसिकली यहाँ से चित्र मिले हैं, ठीक है। फिर है गोरखा उड्यार कहाँ से? चमोली से संबंधित है। और किस नदी के तट पर है? अलकनंदा नदी के तट पर है। उसकी खोज किसने करी थी? राकेश भट्ट जी ने करी थी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो थोड़ा सा और भी चीज़ें याद रख लो कि जैसे सफ़ेद रंग के चित्र कहाँ से मिले हैं? किमनी गांव से मिले। और किमनी गांव कहाँ पर है? चमोली के पिंडर घाटी के पास है ये, ठीक है। और यहीं से क्या मिले हैं? सफ़ेद रंग के चित्र मिले। ये कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। काले और लाल रंग के जो 11 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली हैं वो कहाँ से मिली है? बनकोड़ पिथौरागढ़ से मिली है। तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्या है? टॉपिक है, ठीक है। और इसको आपको याद होना चाहिए। यहाँ से हमेशा क्या मिलते हैं? क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो 34वां क्वेश्चन है, और 34वां क्वेश्चन क्या है? उत्तराखंड की ज्योग्राफी से संबंधित ये क्वेश्चन है। किससे संबंधित है? ज्योग्राफी से संबंधित एक क्वेश्चन है, भूगोल से संबंधित एक क्वेश्चन है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अगर आपको उत्तराखंड का भूगोल नहीं भी पता है ना, तब भी आप इसका क्या कर सकते थे? आंसर कर सकते थे। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है? हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी होती है। ये बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड के अगर संदर्भ में देखें तो औसतन 4500 मीटर से 5200 मीटर के आसपास ये रेखा आपको देखने को मिलेगी। कौन सी रेखा? स्नो लाइन रेखा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है
बुग्याल वृक्ष पंक्ति एवं हिम रेखा के बीच उगते हैं। बिल्कुल सही है। मतलब जैसे ही क्या होता है कि जो आपका टिम्बर लाइन होती है, जो टिम्बर लाइन होती है मतलब वृक्ष पंक्ति होती है, उसके खत्म होने के बाद, जैसे ये वृक्ष पंक्ति है माना, देखो थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। माना ये ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई के साथ क्या है, माना ये वृक्ष लाइन है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, इसके बाद आपको बड़े वृक्ष नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या नहीं मिलेंगे, बड़े वृक्ष नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है यहाँ पर। देखो जैसे यहाँ पर हाइट बढ़ गई, हाइट बढ़ती जाती है, हाइट बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है। जब टेम्परेचर डाउन होता चले जाता है तो यहाँ से क्या एक रेखा के बाद, इस रेखा को क्या कहते हैं, टिम्बर लाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टिम्बर लाइन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, टिम्बर लाइन कहते हैं। इस रेखा के बाद आपको क्या नहीं मिलेगा, इस रेखा के बाद आपको क्या नहीं मिलेंगे भाई, बड़े पेड़ नहीं मिलेंगे, बड़े पेड़ नहीं मिलेंगे, बड़े पेड़ इसके बाद नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक और रेखा आती है, इसको क्या कहते हैं, हिम रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हिम रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हिम रेखा कहते हैं। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, बर्फ़ से ढकी हुई ज़मीन मिलेगी। इसके बीच में ही क्या मिलते हैं आपको, बुग्याल मिलते हैं। इस बात को याद रखना है, इसके बीच में ही क्या मिलते हैं आपको, बुग्याल मिलते हैं। इसके बीच में ही आपको क्या मिलते हैं, बुग्याल मिलते हैं। तो ठीक है, तो जैसे ही क्या होती है, टिम्बर लाइन समाप्त होती है, ठीक है, हिम रेखा शुरू होती है, तो उसके बीच में आपको क्या मिलते हैं, बुग्याल मिलते हैं, ठीक है। ये ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर जो 35वां क्वेश्चन है, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के लिए चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं, ठीक है। अब देखो चीड़ के वृक्षों की तो जानवरों को दी नहीं जाती, क्योंकि इनकी जो वृक्ष होती है, मतलब सॉरी, इनकी जो पत्तियां होती हैं कटीली होती हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन कट गया यहाँ पर। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखो जो खड़क का पेड़ होता है, इसका कोई उपयोग रस्सी बनाने के लिए नहीं किया जाता। तिमिल जो है, तिमिल क्या है, इसको भी नहीं बोला जाता। तिमिल को आपको पता है क्या बोलते हैं, जो अंजीर का अंजीर खाते हो ना आप, अंजीर 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 सॉरी, जो आप अंजीर खाते हो ड्राई फ्रूट्स में, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, गढ़वाली में तिमिल कहते हैं, ठीक है। तिमुल कहते हैं या तिमिल कहते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब इस दो लाइन से ही पता चल गया, ठीक है, इस दो लाइन से ही पता चल गया कि इसका आंसर क्या है, भींकल है। पर भींकल भी नहीं है, बल्कि ये भीमल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, भीमल होना चाहिए। और इससे क्या बनता है, शैम्पू भी बनता है, ठीक है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। और इसकी लकड़ी का ऊष्मीयमान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग ज्वलनी लकड़ी के रूप में किया जाता है। यह कथन उत्तराखंड में पाए जाने वाले किस, बिल्कुल ये क्या होगा, भीमल होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक। फिर 36वां क्वेश्चन है। 36वां क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रीन एटीएम स्थापित किया गया है। देखो उस ग्रीन एटीएम का नाम क्या है, अन्नपूर्ति है, पहली बात तो उसका नाम है, ठीक है। तो ये कहाँ पर किया गया है, देहरादून में किया गया था। ये तो करंट अफेयर था, ये क्या था, करंट अफेयर था। ये बड़ा ही उस टाइम का करंट अफेयर बड़ा फेमस था, ठीक है। लेकिन भारत का पहला जो ग्रीन एटीएम है वो कहाँ पर लगाया गया है, हरियाणा के गुरुग्राम में लगाया गया है। तो ये थोड़ा आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर 37 वाला क्वेश्चन क्या है कि गाय की किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार ULDB, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड। देखो थोड़ा सा ना आप इसको याद रखना, ULDB की फुल फॉर्म क्या है, उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है, ठीक है। ULDB की जो क्या है, फुल फॉर्म क्या है, उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है। इसमें L का मतलब क्या है, तो लाइव स्टॉक है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है जब UTDB का पूछ सकता है, UTDB का पूछ सकता है, तो उसके बाद ULDB का भी आपसे क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। द्वारा नरियाल गांव चंपावत में किया गया है, तो वो क्या है, बद्री गाय है। बद्री गाय बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक गाय है, ठीक है, उत्तराखंड की एक लोकल गाय है। इनकी हाइट क्या होती है, अमूमन छोटी होती है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी लाल सिंधी आपको पंजाब वाले एरिया में मिलेगी, बट इसका जो ओरिजिन है वो पाकिस्तान से संबंधित है, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसको याद रखना है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। फिर देखो जो ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको थोड़ा याद रखना है। देखो अपना जो लाइकेन पार्क है, लाइकेन पार्क कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, प्रथम मगरमच्छ पथ ककारा नाला कहाँ है, उधम सिंह नगर में है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में है, ठीक है। फिर सुरभि वाटिका भी कहाँ पर है, लाल कुआं हल्द्वानी में है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा फाइकस गार्डन भी कहाँ पर है, वो भी यहीं पर है, लाल कुआं हल्द्वानी में है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का तो आंसर से सी हो जाएगा। लेकिन भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ पर है, चक्राता में, इसको याद रखना, ठीक है। भारत का पहला
पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ पर है? हल्द्वानी में है, ये भी याद रखना। भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ पर है? खुरपाताल में है, ये भी याद रखना। भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर जो कहाँ पर है? वो लंका भैरव घाटी उत्तरकाशी में है, ठीक है, इसको याद रखना। लंका भैरव घाटी उत्तरकाशी में क्या है? स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर है, ठीक है। तो थोड़ा इन सारे फैक्ट्स को भी क्या करना, याद रखना, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, यहाँ से आपको आने वाले समय में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक। अब देखो ये 39वां क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और बल्कि ये इसी मतलब ऐसे ही क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है इस पेपर में, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये याद रखना है कि एक तो आपको क्या याद रखने हैं? ग्लेशियर याद रखने हैं, ग्लेशियर याद रखने हैं, ठीक है। एक तो आपको क्या याद रखने हैं? ग्लेशियर याद रखने हैं, ठीक है। और उन ग्लेशियरों से कौन सी जो नदी है वो क्या होती है? ओरिजिनेट होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो भिलंगना जो नदी है वो कौन से ग्लेशियर से निकलती है? तो ये खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, टिहरी से, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और भिलंगना और भागीरथी के जो संगम पर कौन सा प्रयाग है? गणेश प्रयाग है, ठीक है, गणेश प्रयाग है, ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। फिर मंदाकिनी नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है? तो चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, केदारनाथ से निकलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर जो सरस्वती नदी है वो कहाँ से निकलती है? देवताल से निकलती है। देवताल से रताकोन जो ग्लेशियर है, देवताल के बगल में जो रताकोन ग्लेशियर है वहाँ से क्या निकलती है? सरस्वती नदी निकलती है। और सरस्वती और अलकनंदा नदी के संगम पर कौन सा प्रयाग है भाई? तो केशव प्रयाग है, ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। जरा मुझे बताना, पुष्कर मेला जो लगता है, ठीक है, मेला जो लगता है वो 12 साल में लगता है, ठीक है। इस बार ये न्यूज़ में बड़ा इंपॉर्टेंट था। बताना ये किन किन 2 नदियों के संगम पर लगता है पुष्कर मेला? उत्तराखंड का ही है ये, ठीक है, कि कहीं राजस्थान का मत समझना, ये उत्तराखंड का ही एक मेला है जो कि एक प्रयाग में लगता है, ठीक है। अब जरा उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग बहुत अटेंटिव तरीके से हैं अभी अपने एग्जाम के प्रति सीरियस, ठीक है। फिर अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। और रामगंगा कहाँ से निकलती है? दूधातोली से निकलती है। दूधातोली से 5 नदियाँ कौन सी निकलती है? ये मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ, फिर से मुझे बता देना दूधातोली से कौन सी नदी निकलती है। दूधातोली में एक स्थान है कोदिया बगड़, वहाँ पर क्या है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का क्या है? समाधि स्थल है, ठीक है। ये आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। देखो 40वां क्वेश्चन भी आपके पास क्या था? एक रिपीटेड क्वेश्चन था, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन मतलब प्रीवियस, मतलब ये आया हुआ है दोबारा, क्योंकि वहाँ पर क्या आया था कि कौन अशोक के समकालीन राजा था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर मैंने और भी बताया है आपको, ठीक है। तो निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है? तो देखो कालसी है। कालसी ये कब स्थापित किया गया था अशोक के द्वारा? तो 257 BC में किया गया था। यमुना और टोंस नदी के संगम पर आपको ये कालसी स्थान मिल जाएगा, ठीक है, कालसी शिलालेख मिल जाएगा। यहाँ पर कौन सी भाषा यूज हुई है? तो प्राकृतिक भाषा यूज हुई है। और लिपि कौन सी यूज हुई है? तो ब्राह्मी लिपि यूज हुई है। यहाँ पर क्या है कि 14 मुख्य आदेश दिए गए हैं, उसमें जो 13वां आदेश है वो क्या है? धम्म विजय से संबंधित है, ठीक है। और अशोक के समकालीन 5 जो राजा हैं, यूनानी राजा हैं, पहला कौन है? एंटियोकोकस द्वितीय, ये कहाँ का है? सीरिया का है। फिर टॉमली द्वितीय कहाँ है? मिस्र का है, ठीक है। फिर एंटियोगस कहाँ का है? मैसिडोनिया का है। फिर मागस कहाँ का है? सीरियन का है, ठीक है। फिर अलेक्जेंडर कहाँ का है? एपिरस का है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज आपका कनिष्क सहायक का पेपर जो PYQ है उसका जो उत्तराखंड का GK था, ठीक है, उत्तराखंड GS है, प्लस जो GS होता है, यहाँ से कितने क्वेश्चन हो गए? 30 क्वेश्चन यहाँ से हो गए और 40 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, तो 4 और 3 70 क्वेश्चन हमने यहाँ से भी क्या कर लिए हैं? कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बेहतर लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ, ठीक है। तो अच्छा पढ़ते रहिए, अच्छा एनालिसिस आपको मिल रहा है, खूब इसका भरपूर फ़ायदा लीजिए। थैंक यू सो मच।